वो चिल्ला रहा बड़ी जोर जोर की कर करके बड़ी गंदी चिल्ला रहा है। ये तो मैं ना जाके देखता है कोई भी नहीं होता वहाँ पे। 2 से 3 मिनट बाद गेट बंद हो जाता है अपने आप ही, और ऐसा लग रहा है कि कोई चल रहा है और गुब्बारे साइड साइड हट रहे हैं, रास्ता बना रहा। तो सौरभ कहता है कि भाई वो चीज जो तेरे को दिखी है ना, वो ना मेरे दादाजी हैं। अच्छा जी। लड़की वो जाती है, शैड होती पता नहीं क्या थी, वो तो गुल्लू ने बताया कि भाई मेरे को बस दिख रहा था कि वो कुछ जा रहा है। जैसे वो जाती है ना और वो लड़की इसको देखती है, और वो लड़की कहती है गुल्लू से कि मेरे पास आ जा। 1-2 महीने हो गए, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ जो वो मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे वश में रहे। तो भगत बिना कुछ सोचे समझे बोल देता है कि तुम ना अपनी बहू के ऊपर ना मारण क्रिया कर दो। जो संजय होता है ना, ये ना प्रिया को नशे करवाता है और अपने दोस्तों को ही बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जो मेरी वाइफ होगी इसको यूज करो। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं घोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि सरकटा, कच्चा कलवा, ब्रह्म राक्षस, डाकनी, शाकनी। और हमेशा से हमारी ये कोशिश रही है आपके सामने हम कुछ ऐसे सब्सक्राइबर या फिर ऐसे गेस्ट लेके आए जो अपनी आप बीती आपके सामने बताएं। आज हमारे साथ हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है पीयूष, और इन्होंने खुद पर्सनली ये चीज़ें फील की है। पैरानॉर्मल दुनिया में ऐसी चीज़ें बहुत सारी इनके साथ हुई है जो शायद आज बहुत सारा अवेयरनेस हमें देने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो बहुत खौफनाक होने वाली हैं। तो वक्त न ज़ाया करते हुए सीधा हम पीयूष को स्क्रीन पर बुलाते हैं, जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में है और यूट्यूब मैनेजिंग पोस्ट पे है। तो बाकी तो उन्हीं से हम जानेंगे। सबसे पहले पूछ लेते हैं, पीयूष भाई कैसे हैं आप? बढ़िया अक्षय भाई, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ भाई। जनता को थोड़ा सा अपने बारे में पहले बता दो। मेरा नाम पीयूष हरित है, मैं दिल्ली शाहदरा से बिलोंग करता हूँ और मैं वाईनेट मीडिया कंपनी में यूट्यूब चैनल मैनेजर की पोस्ट पे वर्किंग हूँ। और मैंने आपका चैनल देख के ही यूट्यूब चैनल अपना क्रिएट करा था। जैसे थोड़ी बहुत मेरे पास स्टोरीज थी और दोस्तों की भी स्टोरीज थी, तो मैंने वो अभी तक करी है अपने चैनल्स पे। तो भाई एक बात बताओ पहले तो, इन सब चीज़ों पे ये बिलीव कब हुआ कि ये पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं? अक्षय भैया, ये तो मेरे को जब मैं 9 साल का था, मेरे को तभी से पता चल गया था। कोई रीज़न क्योंकि उसके पीछे का? वो फैमिली रीज़न था, जो भी बीता था उसकी तो मैं बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि फैमिली का था। बट जब मैं 20 साल का था ना, तब मेरे को ये पूरा कंफर्म हो चुका था कि ये चीज़ होती है, चलिए कोई नहीं, एंटिटी जो भी है। वो तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे जो फैमिली का है। लेकिन फिर भी आज के जो रियल इंसिडेंट आप लेके आए हैं वो जनता के सामने रखते हैं। जी कब हुआ, क्या हुआ? भैया, ये बात है 2020 की है, लॉकडाउन से पहले की। न्यू ईयर का टाइम था। मैं और मेरा दोस्त पारस, हम दोनों ना घूम रहे थे। हम दोनों बाइक पे घूम रहे थे, खाली बैठे थे हम दोनों। तो हम घूमते घूमते पारस मेरे को बताते कि भाई मेरा ना एक दोस्त आया है, हरियाणा से आया है वो, और उसने दिल्ली में अपना रूम लिया है और वो दिल्ली में ही जॉब कर रहा है। तो तू और मैं चलते हैं उसके घर पे ही। मैंने तेरे को बताना भूल गया था। तो मैंने ठीक है भाई चलते, तेरा दोस्त है तो मेरा भी दोस्त है, हम दोनों चले जाते हैं। जैसे हम जाते हैं उसके फ्लैट पे, वहाँ पे मैं सौरभ से मिलता हूँ। उस लड़के का नाम सौरभ है। जो हरियाणा से हाँ आया जी, था। जो हरियाणा से आया है। सौरभ और मैं दोनों मिल लेते हैं। जितने भी और लड़के रूम के अंदर बैठे थे ना, मतलब 6-7 लड़के बैठे थे, वो भी मेरे सारे दोस्त ही थे जो मेरे एरिया में ही रहते थे। तो हम सारे बात कर लेते हैं, आराम से बैठते हैं। तो सौरभ से ना मेरी एक बॉन्डिंग हो जाती है बहुत अच्छी, कि कभी भी अगर सौरभ कुछ खाने को मंगाता है तो भाई वो मेरे को ही कॉल करता था। अच्छा। और मैं पारस को लेके चला रहता था, क्योंकि मैं भी क्या ही करूँगा इसके साथ अकेला बैठ के। तो हम दोनों चले जाते हैं, सौरभ और मैं और पारस, हम दोनों तीनों खाना खा रहे थे। सौरभ की गर्लफ्रेंड की ना कॉल आ जाती है। सौरभ का रूम था 4th फ्लोर पे, जो बच्चा फ्लैट बोलते हैं ना जिसे। मतलब छोटा हाँ, छोटा 1 रूम सेट था। हम्म। तो सौरभ की गर्लफ्रेंड की कॉल आती है, वो चला जाता है अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे बात करने। पारस और मैं बैठ के खा रहे हैं खाना। एकदम से ना गेट खुला हुआ था, पारस को लगता है कि कोई शैडो निकली है बड़ी जोर तेजी से, गेट के आर पार हुई है। पारस देखता है, इग्नोर कर देता है और मेरे को बताता भी नहीं है। फिर पारस 2 से 5 मिनट बाद फिर दोबारा चेक करता है कि भाई एक बार फिर दोबारा निकली है वापसी। पारस ने मेरे को बताया, मैंने चल तू इग्नोर कर, खा ले, मैं भी थोड़ा ध्यान से देखता हूँ, ज़्यादा बोलियो मत इस चीज़ के बारे में। भैया मैं भी खा रहा हूँ ना बैठ के, मेरे को एकदम से लगा कि बहुत तेजी में शैडो गई है, वो परछाई है, वो चीज़ समझ नहीं आई बिल्कुल भी कि क्या है। मैंने पारस को इशारा करा, मैंने भाई चुपचाप ना यहाँ से निकल लेते हैं। सौरभ से हाथ मिलाया, हम चुपचाप निकल लिए। उसे भी नहीं बताया? उसको नहीं बताया, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाए हमको नहीं पता था बिल्कुल भी। उसके साथ कुछ हो जाए तो? वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि उसके साथ क्यों नहीं हो सकता था। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, जब मैं उसी दिन शाम को चला गया था अपनी नानी के घर पे, 3-4 दिन के लिए चला गया था। तो पारस अगले दिन आया सौरभ के घर पे, मतलब सौरभ गया हुआ था अपने ऑफिस,
और सौरभ के रूम फ्लैट की चाबी ना हमने 4-5 बनवा ली थी। पूरे मेन मेन बंदों के पास चाबी रहती थी, जैसे कि एक पारस के पास, एक मेरे पास, और 2-3 लड़के थे जिनके पास रहती थी। तो हम सारे बैठे थे। ये पारस चला गया था उसके फ्लैट पे अकेला। ये बंदा कह रहा था, मेरे को कॉल करके कहता कि पीयूष तू आ जा, हम यहाँ पे बैठे हैं। मैंने ठीक है भाई, पर मैं तो अपनी नानी के घर पे आ रखा हूँ। तो वो कहते चल ठीक है मैं ही चला रहा हूँ। मैं ठीक है। वो जाके ना चिली पोटैटो खाता है बैठ के, फोन चला रहा होता है। एकदम से गेट खुलता है, वो ध्यान करता है पर गेट जाके देखता है कोई भी नहीं होता वहां पे। 2 से 3 मिनट बाद गेट बंद हो जाता है अपने आप ही। पारस देखता है और उठ के चेक करता है कि कोई आया कोई नहीं आया। आसपास देख लेता तो कोई भी नहीं है। 15 से 20 मिनट बाद पारस कहता है जैसे ही इसके चिली पोटैटो खत्म होते हैं ना, एकदम से बड़ी जोर की गेट खुलता है। ये कुछ नहीं देखता, फोन उठाता है, लॉक लगाता है, अपने घर पे आ जाता है। और सौरभ को कॉल करके कहता है कि भाई तू ना मेरे रात को घर पे आके मिलियो जब तू ऑफिस से आए। तो सौरभ आता है ऑफिस से 8-9 बजे के टाइम पे पारस के पास। तो पारस कहता है भाई मेरे साथ ना ऐसा ऐसा बीता है तेरे घर पे। तो सौरभ कहता है कि भाई वो चीज जो तेरे को दिखी है ना, वो ना मेरे दादाजी हैं। अच्छा जी। मतलब कि वो मेरे दादाजी हैं। मेरे पापा ने बताया कि तेरे दादाजी तेरे साथ रहते हैं। वो 6 से 7 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। वो तेरी रक्षा करते हैं। तो पारस तो ये सुन के पहले उसको सुनाता है कि तूने हमको क्यों नहीं बताई कि हम सारे लड़के ही आ रहे हैं, ज्यादा एज भी नहीं है हमारी। और ये बात पारस मेरे को नहीं बताता। भाई दोस्त तो बड़े तगड़े हो तुम लोग, आपस में किसी को कुछ बता ही नहीं रहे हो। बिल्कुल भी नहीं बताता वो। जो मकान मालिक था वो परेशान हो गया था। 7-8 लड़के हम आते थे ना, कि क्या था, वो मालिक कहता था कि भैया तुम यहाँ से खाली कर दो, तुम्हारा दिन रात आना जाना लगा रहता है। तो पारस उसको 2 दिन बाद ही ना कहीं और दिलवा देता है रूम। सौरभ को। हाँ सौरभ को, मतलब कि 2 से 4 गली आगे पीछे दिलवा देता है। उसको दिलवाते ग्राउंड फ्लोर पे, काफी सस्ता मिल जाता, वो भी 1 रूम सेट था। तो मैं जब वर्किंग था सिविल डिफेंस में, मेरी एयरपोर्ट पे ड्यूटी थी, तो मैं 15-20 दिन इसके पास गया नहीं। तो सौरभ की कॉल आती है 29 दिसंबर को कि भाई मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया फ्लैट, तो तू भी आ जा, तेरे को बहुत टाइम हो गया मिले हुए। तो भाई मैं चला रहता हूँ, मैंने फ़ोन कर देता हूँ कि ठीक है भाई मैं आ जाऊँगा तेरे पास, कोई टेंशन मत ले, रात को आ जाऊँगा। और मेरी जॉब जब चली गई थी, मतलब कि वो 15-20 दिन का टाइम होता है कि हर जगह जगह जॉब लगती थी हमारी। तो मैं फिर रात को चला रहता हूँ उसके घर पे। वो कहते कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड का ना बर्थडे है 31 दिसंबर की। ये चीज सौरभ ने बोली। सौरभ ने बोली कि मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है 31 दिसंबर को। मैंने अच्छे भाई, मैंने तो क्या करूं मैं अपना काम देखूं कहीं और जाके। कह रहे नहीं भाई, उसका बर्थडे यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे, उसकी गर्लफ्रेंड उसकी फ्रेंड भी आएंगी और यहीं पे सारे करेंगे। मैंने ठीक है भाई देख लेंगे जैसे भी होगा। भाई यहाँ मैं पिघल गया। पर मैं तब भी नहीं गया था। अच्छा तब भी नहीं मैं तब भी नहीं गया था कि लड़कियों से थोड़ी बनती नहीं है। गया। ओहो। तो मैं उसके घर पे चला गया। वो कह रहा भाई 1 बजे आ जाना। मैंने ठीक है भाई 1 बजे आ जाएंगे। कह रहा डेकोरेशन करवा देना। मैंने ठीक है भाई, जब तो बच्चे थे खाली से भी रहते थे, मैंने चल कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब उसके फ्लैट पे गया, और जितने लड़के थे ना वो सामान वामान लेने बाहर चले गए, 4-5 लड़के। सौरभ और मैं बैठे रह गए दोनों फ्लैट में। अब ये मानो सौरभ मेरे सामने बैठा है और मैं यहाँ बैठा हूँ, मतलब कि हम नीचे बैठे थे गद्दे वद्दे पे। और इन सब जगह में पारस कहाँ था? पारस बाहर गया हुआ था सामान लेने चला सामान गया। लेने, बस ठीक। खाली ये और मैं रूम में बैठे थे। हम ना गुब्बारे फुला रहे थे डेकोरेशन के लिए। हम्म। मैंने गुब्बारे इतने फुला दिए थे कि मैं बैठा हूं तो मेरी चेस्ट तक आ जाए। ओ। मैंने पूरा कमरा भर दिया था गुब्बारों से। सौरभ सामने बैठा है, मैं इधर बैठा हूँ, गेट बंद है, पंखा भी बंद है, कहीं से फोर्स तो नहीं है कि हवा कहीं से आएगी। मैं देखता हूँ कि सौरभ के पीछे से ना गुब्बारों की मूवमेंट स्टार्ट होती है। ओ भाई साहब। गुब्बारे चल रहे हैं, गुब्बारे मतलब हिल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि कोई चल रहा है और गुब्बारे साइड साइड हट रहे हैं, कोई रास्ता बना रहा। कोई रास्ता बना रहा है। यहाँ से गया, यहाँ से मूवमेंट और तेज हुई, गुब्बारे हिलने चालू। ये अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे बात कर रहा है, इसका ध्यान नहीं। इसका ध्यान नहीं है। और मेरी हिम्मत नहीं हो रही मैं इससे पूछूं कि ये चीज है क्या। मैं वहां पे हिल गया था पूरा। मैं देख रहा हूँ गुब्बारे फुला रहा हूँ मशीन से, और मैं देख रहा हूँ कि भाई ये हो क्या रहा है। गुब्बारे यहाँ तक आए ना, जैसे ही मेरे पास आए गुब्बारे, मूवमेंट बहुत तेज हो गई। मैं बैठा हूँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ, देखता हूँ कि 30 सेकंड के अंदर ही ना गुब्बारे मेरे ऊपर ना गिरने लग गए। और तब भी उसका ध्यान नहीं है सौरभ का। उसका ध्यान नहीं है और मेरी हिम्मत नहीं हो रही इसको बोलूं। हम्म। गुब्बारे उड़ रहे हैं, मेरे ऊपर गिरे जा रहे हैं, और मैं गुब्बारे हटा रहा हूँ अपने ऊपर से कि भाई हट, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं हटाया जा रहा हूँ। मैंने गिर कैसे रहे हैं, पंखा चल नहीं रहा, छोटा सा पंखा लगा हुआ था उसके रूम में,
भाई मेरे को समझ नहीं आया बिल्कुल भी। मैं पूरी तरह से डर चुका था कि ये हो क्या रहा है। मैं कुछ नहीं देखता, मैं ना सीधे एकदम से खड़ा हो जाता हूँ और गुब्बारे बिल्कुल एकदम शांत हो जाते हैं। और मैं सौरभ से कहता हूँ कि भाई ये हुआ क्या है, ये तो बता, ये गुब्बारे हिल रहे हैं। कह रहा भाई कुछ भी नहीं है, तो टेंशन मत ले। क्योंकि ये बात मेरे को पारस ने नहीं बताई थी और सौरभ और को आपने सौरभ ने पता भी नहीं बताई थी। पता दोनों का था। पता दोनों का था। और अभी आपको पता चलेगा, ये वो चीज़ भी नहीं है, कुछ और ही चीज़ भाई थी। साहब, मजा आने वाला है आज। बिल्कुल भी बहुत ही अलग चीज़ थी। इतने सारे लड़के आ जाते हैं, मैं तो घबरा चुका था, मैं बस यहाँ से निकल लूँ फटाफट। हम्म। सारे लड़के आते हैं, मैं जब शांत होता तो मैंने धक्का दे यहीं पे बैठ जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पानी वानी की ना उसके घर घर में फ्लैट में कमी थी, मतलब कि कोई भी आता था पानी वानी छोड़ता ही नहीं था, बहुत सारे लड़के आते थे। पेप्सी की बोतल रखी थी, मैंने पेप्सी की बोतल उठा के ना मैंने साफट के कोने में रख दी, जहाँ से हवा पास होती है, मैंने साफट के कोने में रख दी। मैंने किसी का ध्यान नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहे थे नाइट आउट मारने के लिए रात को, मैं रात को आएंगे मैं पेप्सी तो पी लूंगा, और पानी नहीं हुआ। मतलब छुपा दिया आपने। क्योंकि जितने भी लड़के थे ना, 4-5 लड़के उसमें थे ना, दारू पीते थे। ओहो। पानी वो खत्म करते थे और हम भाई बैठे रह जाते थे। तो ये था। पारस और सारे लड़के आ गए थे। मैं जब शांत हो गया था कि मैंने चलो अब तो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, भैया 5 मिनट बाद ये सारे बाहर चले गए। सौरभ भी चला गया। रीजन क्या था? कुछ सामान वामान लेने गए थे, या तो घर घर के बाहर खड़े थे। अब मैं बैठा रह गया, मैं ना भाई मेरे को तो डर लग रहा है। मैं चुपचाप उठा, लॉक लगाया, क्योंकि चाबी मेरे पास भी थी उसी ताले की। लॉक लगाया, मैं आ गया। बाहर आके देखता हूँ यहाँ पे कोई नहीं, की स्कूटी नहीं खड़ी है, बंदे ही नहीं खड़े, और मेरे को बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओ भाई साहब। मैं अपने घर चला गया। सौरभ की कॉल आती है कि भाई 8 बजे आ जाना, केक कटिंग करेंगे, जो उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था। मैंने ठीक है भाई, केक कटिंग करते हैं। मैं आता हूँ तब भी 8:30 बजे। जैसे ही मैं आके देखता हूँ ना कि भाई बहुत सारी लड़कियां भी हैं, उसकी फ्रेंड भी हैं, और मैं कंफर्टेबल होता नहीं था जब लड़कियों के साथ। तो मैं चला जाता हूँ वापसी घर पे। मैंने पारस मेरे को कॉल कर दियो जब भी तुम बाहर जाओगे। मतलब बाहर से देख दुख के ही वापस आ मैं देख दाख के आ गया, क्योंकि बे भीड़ लगी पड़ी थी, लड़के लड़कियां थे। एक वो भी होता है ना कि कभी हमारा गवर्नमेंट स्कूल था, लड़कियों के साथ था, तो भैया कभी मैच ही नहीं हुआ लड़कियों के साथ रहना पीना। तो आराम से फिर मैं घर चला गया। पारस ने मेरे को कॉल करी 9:30 बजे गए। कि भाई आजा, तू अपनी स्कूटी लेके आ जाइयो, हम नाइट आउट ही मारेंगे। मैंने ठीक है भाई, मैं इसके घर पे आता हूँ। जैसे ही घर पे आता हूँ ना, सौरभ के फ्लैट पे आगे ये कहते चलो। मैंने ठीक है भाई चलते हैं, सीपी चलते हैं। अब हम सारे 6-7 लड़के बाइक उठा के चलते हैं सीपी। लड़कियां जा चुकी थी तब? लड़कियां जा चुकी थी, क्योंकि मैंने पहले बोल दी थी लड़कियां चली जाए, मेरे को कॉल कर दियो कि तभी मैं आ करना भाई, हाँ। रहा। हाँ। तो मैं चला गया उसके फ्लैट पे। तो हम सारे ना बाइक वाइक लेके, हम कम से 6-7 बाइकें थी, और 7-8 ही लड़के थे, सारे अलग अलग चल रहे थे। मैं था और मेरे पीछे 2 लड़के बैठे थे स्कूटी, मतलब ये ट्रिपलिंग मैंने ही कर रखी थी। मैं चला रहा था, पारस पीछे बैठा था, और एक लड़का और था। तो हम चल रहे हैं सीपी में। आपने शायद से नोटिस किया होगा, या तो और पब्लिक ने नोटिस किया होगा, कि सीपी के गोल चक्कर के पास ना एक बिस्लरी का कोई काम करता है। मेरे को उस जगह का परफेक्ट नाम लोकेशन नहीं पता, हम्म। पर वहां पे कोई काम करता है। और ये बात है जीबी पहुंचते पहुंचते 10 सवा 10 बजे की। हम्म। तो हम पहुंच जाते सीपी में। आप ये सोचोगे मैं ना स्कूटी मोड़ रहा हूँ, यहाँ पे बिस्लरी की बोतल होगा, 20-20 लीटर की बोतलें रखी थी, इससे तो कंफर्म होता है कि वो सप्लायर था। हम्म। जैसे ही मैं स्कूटी मोड़ता हूँ ना, गुप्तम दे रहा हो रहा था, 10 से 15 की स्पीड पे स्कूटी चल रही थी मेरी। और जैसे ही मैंने स्कूटी मोड़ी, मेरी स्कूटी बहुत तेज स्लिप हुई। और बाकी बंदे बैठे थे पीछे? वो बैठे थे, वो गिरे हैं, वो उठे हैं, और मैं पूरा रगड़ा पड़ा हूँ स्कूटी के लेके। स्कूटी मेरे ऊपर है, मैं स्कूटी के नीचे हूँ। और मैं जब दे उठता हूँ ना, मैं सर से लेके पैर तक पूरा कीचड़ में होता हूँ। और जो एक दूसरा लड़का था वो आता है मेरे पास कि भाई तू स्कूटी से कैसे गिर गया। मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा, सबसे बढ़िया स्कूटी बाइक मैं ही चला देता अपने यार दोस्तों में, और वो कह रहा था तू गिर कैसे गया 10-15 की स्पीड पे। मैंने भाई मेरे को खुद नहीं पता, और मैं पूरा कीचड़ में लथपथ हो रखा हूँ। और जो मेरे साथ 2 लड़के बैठे थे भैया, उनके ऊपर ना 1% कीचड़ नहीं थी। अच्छा। ये देख के तो पहले मैं बौखला गया कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। हम्म। और जो दूसरा लड़का था, आदित्य करके नाम था उसका, आदित्य ने फ्लैश जला के देखा, क्योंकि अंधेरा हो रहा था पूरे पे। देखा कि रोड ना पूरी साफ है, वहां पे कीचड़ एक का। परसेंट कीचड़ नहीं है। हम्म। तो मैं कीचड़ पे कैसे आया, जो मेरे ऊपर पूरी कीचड़ लगी पड़ी है। सारे डर जाते हैं कि ये हुआ क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कीचड़ नहीं है 1% भी। और मैं पूरा कीचड़ में हो रखा हूँ, सर से लेके पैर तक। वो दिसंबर के टाइम में, आज से 5-6 साल पहले, 5-6 साल पहले कितनी ठंड होती थी दिल्ली में। बहुत
कड़ाके की। जब मैंने 4-5 20-20 लीटर की बोतलों से नहा हूं मैं वहां पे, ओ, रात के 11:30 बजे के टाइम पे। हिम्मत है भाई। हम चलते हैं, फिर मैंने भाई, पारस मेरा तो मन नहीं कर रहा, अब यहाँ से निकलो, घर चलते हैं, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, तुमको जहाँ जाना है भाई तुम जाओ, हम्म। क्योंकि मेरे को, मैं तो हिला पड़ा हूँ, क्योंकि वहां भी घर पे भी देख लिया दोपहर को, और अब भी यहाँ पे देख लिया। ये चीज ना 2 से 3 दिन बाद बताता है। दीपांशु करके नाम था एक लड़के का, उसको ना वीडियो वीडियो बनाने का शौक था, जब भी देखो वो वीडियो बनाता रहता था वो बंदा। तो भैया उसने वीडियो में पारस को दिखलाया कि भाई, जब पीयूष स्कूटी चला रहा था ना, इसके सामने से ना कोई शैडो निकली है, या कोई धुआं निकला है, या कोई परछाई सी निकली है, कुछ समझ नहीं आया। मैंने यूट्यूब पे सर्च करा, गूगल वूगल पे सर्च करा, तो जैसे दिखती है ना कि शैडो है, बादल टाइप का आ रहा है, तो ये भूत भूत का ही कुछ साया वाया होता है। हम्म। तो मेरे को जब से थोड़ा हिट हुआ कि ये चीज़ हैगी, फिर हम चले जाते हैं पेट्रोल पंप पे, चले जाते हैं सीपी गई, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेट्रोल पंप थे, ये तो याद नहीं है कौन से वाला था। हम वहाँ पे चले जाते हैं, पेट्रोल वेट्रोल डलवा लेते हैं रात को। वही बंदा कहते कि भाई ये बंदा तो पूरा गीला पड़ा है, पेट्रोल जो पेट्रोल भर रहा था, कि तुम आगे जाके ना, वो रात भर खड़ा रहता है वो बंदा, कपड़े वपड़े बेचता है, तो तुम वहीं पे चले जाओ। हम सारे लड़के चलाते हैं, मैं उससे एक ब्लैक कलर की हुड्डी खरीद लेता हूँ। हम्म। मैंने, पारस मैं घर जा रहा हूँ, तुमको जा जाना जाओ। पारस कहते कि भाई हम सारे सौरभ के फ्लैट पे ही चल रहे हैं। मैंने ठीक है भाई। अब एक किस्सा अब अगला सुनो अब आप, कि मेरे साथ ही क्या बीत रहा है ये पूरा एक ही हाँ रात। भाई, वैसे सोचने वाली बात है कि दोस्त तो इतने सारे पर तुम्हारे साथ मेरे क्यों साथ रहे? ही क्यों हो रहा है, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई बिल्कुल। हम्म। हम जा रहे हैं आईटीओ फ्लाईओवर पे। अच्छा, वैसे ये बात भी आप तक नहीं पहुंची थी कि वो वीडियो में कुछ ऐसा दिखा था? ये मेरे को 2 से 3 दिन बाद पता चला था, अच्छा, तब नहीं पता था ना तब कभी? बिल्कुल नहीं पता था। ठीक है। जब हम आईटीओ फ्लाईओवर पे थे, मैं बैठा था, फिर मेरे पीछे पारस बैठ गया था, हम्म। और एक लड़का और था। हम जा रहे हैं, 80-90 पे स्कूटी भग रही है, एक्टिवा 4G थी मेरे पास तब, मैं भगा रहा था। मेरे को ना बड़ी जोर की धक्का लगता है पीछे से। जैसी धक्का लगता है, मेरी आंखें बंद हो जाती है, मैं बेहोश हो जाता हूँ या मैं सो जाता हूँ, मेरे को बिल्कुल नहीं पता अभी तक कि वो मेरे साथ हुआ क्या था। हम्म। स्कूटी भग रही है 80-90 की स्पीड पे, पारस धक्का देता है मेरे को कि उठ जा भाई उठ जा। मैं तो लेटा पड़ा हूँ पूरा, और स्कूटी भग रही है, 2 बंदे पीछे बैठे हैं। मतलब आंख बंद हो गई है इस तरीके से? आग बंद होगी, मैं पूरा डाउन था। हम्म। 2 लड़के आगे आते हैं बाइक से, पारस कहते हैं कि आगे चल के देख क्या है। जैसी वो बंदे बताते हैं ना कि भाई पीयूष भाई तो बेहोश से हो गए, पारस मेरे को थप्पड़ मारता है पीछे से। मैं एकदम से होश में आता हूँ, और मैं स्कूटी रोक देता हूँ एकदम से, क्योंकि मैं उस टाइम पूरा सुन्न हो गया था, समझ नहीं आता क्या हुआ है क्या नहीं। आपने उस टाइम ड्रिंक वगैरह तो नहीं की थी? मैं करता भी नहीं था तब, बिल्कुल भी नहीं, तो हुआ क्या पता नहीं चला? कुछ भी नहीं पता चला। बस पीछे से पुश और एकदम से और धक्का बहुत जोर की लगा था मेरे को, जैसे किसी ने तेज पुश किसी ने किया। बहुत तेज धक्का मारा है। हम्म। अब हम चले स्कूटी लेके, फिर मैं 20-30 की स्पीड में चलाने लगा। हम्म। लक्ष्मी नगर पे ना एक पनवाड़ी है स्टार्टिंग में ही, तो 2-3 लड़के थे और सिगरेट पीते थे, उन्होंने रुकवा ली स्कूटी। मैं जब स्कूटी से उतरा ना, पारस मेरे से कहता है कि पीयूष, तेरी ब्लैक हुड्डी के पीछे ना 11 से 12 इंच का ना एक पंजा छपा पड़ा है। ओ भाई भाई, गूज बम्स आ गया। मेरे को गुदा रहे हैं। फिर? उसने बताया कि भाई तेरे कमर के पीछे ना 11 से 12 इंच का पैर का पंजा छपा पड़ा है। पैर का या हाथ? पैर का, पैर का। पैर का पंजा छपा पड़ा है। भैया मैं ना कुछ नहीं देखता, हुड्डी उतारता हूँ, और मैं देख के हिल जाता हूँ। उसकी आकार ना अजीब सा था, मैं ये नहीं कह सकता कि जैसे हमारे इंसान का तो पूरा सही छपता है, हम्म। उसका आकार ही अलग सा था, मतलब कि काफी बड़ा था, समझ नहीं आया था। हम्म। सारे लड़के देख रहे थे, भाई ये तेरे साथ हो क्या रहा है, तू बेहोश हो रहा है, तू गिर रहा है, समझ नहीं आ रहा तेरे साथ, अब तेरे साथ ये हो गया। हम्म। मैंने हुड्डी उतारी, मैंने वहीं पे फेंक दी लक्ष्मी नगर में। हम्म। पारस की जैकेट पहन के सौरभ के घर पे आ जाते हैं। अब ये आप कहानी सुनना कि अब हुआ क्या था। हम सारे बैठे हैं, मैंने भाई पानी दे दे मेरे को, बड़ी गंदी प्यास लग रही है। कहते हैं भाई पानी तो खत्म हो गया, और वो बंदे तो चले गए जो पी रहे थे। मैंने भाई रात के 12:30 बज रहे हैं, मैं पानी कहाँ से लेके आऊँगा अब, कोई मतलब ही नहीं है, कोई दुकान ही नहीं खुल रही होगी। तो मेरे को याद आता है कि मैंने दिन में एक पेप्सी की बोतल रखी थी हम्म। दुबका के, तो मैं सावट में से ना, सावट का गेट खोलता हूँ और पेप्सी की बोतल कोने से उठाता हूँ। जैसे उठाता हूँ, सामान वामान रखे हुए थे वहाँ पे, एक बाल्टी गिरती है बड़ी जोर की, हम्म। और मैं देख के हिल जाता हूँ, यहाँ पे भाई ये बाल्टी गिरी कैसे है। गिरनी होती तो दिन में भी गिर सकती थी, पहले भी गिर सकती थी, और मैंने हाथ भी नहीं मारा। हम्म। फ्लैश जला के देखी, कोई चूहा भी नहीं जो गिर जाए।
मैंने इग्नोर कर दिया, बैठ के मैं पेप्सी पीने लगा। सारे लड़के मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे कूद रहे हैं, एक दूसरे के मार पीटी भी चल रही है मजे मजे में। हम्म। एकदम से एक लड़का था दीपू करके, दीपू, और एक था हिमांशु। हम्म। दीपू ने, नहीं दीपू नहीं, वो था गोमसी, गोमसी नाम था उसका, और कुछ तो नाम था पर गोमसी से ही बोलते थे हम। जो गोमसी था ना, हिमांशु को मारने लगा। मैं कह रहा हूँ भाई रहने दे, क्यों मार रहा, मजे क्यों ले रहा है बेमतलब की। वो बंदा कहता है, हिमांशु उसके थप्पड़ मार देता है और गोमसी उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसको काटने को होता है। मैंने काट क्यों रहा है, मैंने पीछे हो जा, मैंने उसकी जैसे पीछे से जैकेट वैकेट हुड्डी पकड़ के उसको पीछे खींच दिया मैंने। वो फिर दोबारा उसके ऊपर लग गया। जैसे ही उसको वो पकड़ रहा है ना, उसके अंदर से आवाज बताऊँ, अब सोच नहीं सकते कैसी आवाज कर रहा होगा। मैं सोच रहा था कि भाई इसमें सांड आ गया, सुअर आ गया, क्या आ गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा। हम्म। वो चिल्ला रहा बड़ी जोर जोर की, कर करके बड़ी गंदी चिल्ला रहा है। ये तो मैं ना, ये मेरी 10% है, वो 100% चिल्ला रहा था। तेरी। वहां पे सारे लड़के चुप हो गए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा समझ नहीं आया बिल्कुल भी। जो गोमसी था, गोमसी हिमांशु को पकड़ता, बड़ा गंदा पकड़ता, और हिमांशु के यहाँ पे गर्दन पे काट लेता है। काट लिया। काट लिया। कम से कम 20-30 सेकंड तक तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं। हम सारे लड़के हटा रहे, मैं ना भाई मर जाएगा ये यहीं पे, हम सारे लत जाएंगे और कुछ नहीं होगा। उसने ड्रिंक कर रखी थी। किसी ने नहीं कर रखी थी, जिन्होंने कर रखी थी वो चले गए थे घर पे, या तो पार्टी में चले गए थे। सारे हम सूफी में बैठे थे, कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने नशे वशा कर रखा हो। उसको काटता है भाई, मैं तो कुछ नहीं देखता, मैं उसको सर पकड़ के ना पीछे ही फेंक देता हूँ। मैं ना बेकार मर वरा जाएगा, क्या हो जाए, हमारे ऊपर ही नाम आएगा। जैसे ही मैंने उसको पीछे खींचा, भाई वो ना मेरे ऊपर चढ़ने लग गया और बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहा है करके करके चिल्ला रहा बड़ा गंदा। उसने मेरी गिरबान पकड़ी, मैंने उसकी गिरबान पकड़ ली, मैंने उसको पीछे कर दिया। जब मेरी बॉडी वॉडी काफ़ी अच्छी थी उस टाइम में, तो वो बंदे मेरे सारे ना भाई भाई करते थे कि भैया एक आधा मार देगा तो नीचे लेट जाएंगे सारे के सारे। और सबसे बड़ा मैं ही था उनमें से, सारे तो 18-19 साल के थे, मैं ही था 20-20 साल का। मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली, वो बंदा ना मेरे बाइसेप पे हाथ मार रहा है, मेरे कंधे तक मार पा रहा है और चिल्ला रहा, आंखें बड़ी बड़ी कर रखी है, जीभ सी बाहर निकाल रखी है, मेरे को काटने को हो रहा है। मैंने, भाई रहन दे बाबू रहन दे, क्या कर रहा है तू, छोड़, न्यू ईयर का टाइम है भाई, अगर तुम ऐसे लड़ मर रहे हो तो मैं तो घर ही चला लेता इससे बढ़िया। कौन सी कर रहा था। हाँ गौम सी कर रहा था ये। हम्म। वो मेरे ऊपर चढ़ता है, मैं कुछ नहीं देखता, मैं ना उसमें 2 मार दूं थप्पड़ बड़ी जोर की। मैं ना भाई चल क्या रहा है ये, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं उसमें 2 थप्पड़ मार दूं बड़े गंदे, उल्टा मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। उसने मेरी, जो मैंने पारस की जैकेट पहन रखी थी, उसने एक ही हाथ से मेरी पूरी जैकेट फाड़ दी। ओ। मेरे को ये समझ नहीं आया कि यार ये हुआ क्या है, इस बंदे ने करा क्या। काटने को फिर दोबारा मेरे ऊपर दौड़ा ना, मैं कुछ नहीं देखता, इसको 4 थप्पड़ मार दूं बहुत गंदे, हम्म। पट पट करके आवाज आ रही थी, थप्पड़ों की बड़े गंदे। जैसे ही मैंने उसको मारे ना, और लास्ट थप्पड़ जैसे ही लगा, आप ये सोचोगे कि जैसे ही मैंने उसको लास्ट थप्पड़ मारा ना, एकदम फ्लैश हुआ होगा और छुटते क्या रहा है कि पीयूष भाई क्या हो गया। मैं अच्छा जी। ये कर रहा था, कह रहा पीयूष भाई क्या हो गया, मैंने क्या हो गया, मैंने, तू भाई तू पागल है, तू बंदे मारने को हो रहा और अब तू कह रहा क्या हो गया। कह रहा भाई बताओ तो मेरे को हुआ क्या है, जो तुमने मेरा गाल लाल कर दिया पूरा। मैंने, तू उसको काट रहा है, तूने उसको काट लिया, हम सबको मारने के लिए हो रहा है, तू ये तो देख ले, तू बैठा कहाँ पे, हम सारे यार दोस्त आएंगे, तू लड़ मर रहा है हमसे। हम्म। कह रहा भाई मेरे को नहीं पता कुछ भी हो क्या रहा है। मैं उस टाइम भुगला जाता हूँ और मेरे को कहानी ना पूरी घूमती हुई नजर आती है सामने, कि भाई इसके जो घर पे देखा था पुराने वाले फ्लैट पे कुछ चीज थी। हम्म। अब जब मैंने देखा, जब जहाँ पे मैं बैठा था गुब्बारे वाला सीन, हम्म। वो मैंने नोटिस किया। अब सीपी में गिरा, वो तो मेरे को पता नहीं था, वो तो बाद में पता चला। जो आईटीओ फ्लाईओवर पे था, जो मेरे कमर पे पंजा छपा पड़ा था, वो मेरे को एकदम से याद आ गया। और अब जो बाल्टी गिरी, ये वाला किस्सा याद आ गया। और अब गोमसी के अंदर जो आया, मैं तो भाई पूरा कंफर्म हो गया था कुछ ना कुछ चीज आएगी यहाँ पे। मैं पारस को बुला के चौक में जाता हूँ, पारस से कहता हूँ, मैंने भाई ये बता, ये गेम ना बड़ी गंदी चल रही है और मेरे ऊपर भी आ रही है बीतती हुई, तो तू बताए क्या चीज़ है। तो पारस बताता है कि भाई सौरभ के दादाजी हैं, सौरभ ने मेरे को बताया था कि इसके दादाजी हैं और उसके साथ ही रहते हैं, 6-7 साल पहले वो एक्सपायर हो गए थे, तो ये इसकी रक्षा करते हैं। मैंने तो भाई मेरे को तो पहले बता देता ना, मैं तो इसके घर पे आता ही नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं आता सौरभ के घर पे। मैंने भाई माँ कसम खा रहा हूँ, आज आ गया, आज की रात निकल जाए, जिंदगी में इस लड़के की मैं शक्ल नहीं देखूंगा, सौरभ की। सौरभ की मैं शक्ल ही नहीं देखूंगा। भैया इतना सीन हो रहा है,
19-20 साल के लड़के, क्या हो जाए क्या पता, सही बात कुछ भी नहीं पता बिल्कुल भी। घर वाले सोच रहे हैं लड़का तो दोस्त घर में बैठ के पार्टी कर रहा है और यहाँ पे अलग ही काम चल रहे हैं हमारे साथ। तो इतने में ही ये सारे लड़के ना बैठे थे और सौरभ हुक्का बना रहा था। हम्म सौरभ ने, पारस ने सौरभ को बुलाया कि भाई इधर आ, पीयूष तेरे से कुछ पूछना चाह रहा है। मैंने पूछा भाई अगर तेरे यहाँ पे दादाजी हैं तो तू मेरे को बता नहीं सकता था? कह रहा भाई पीयूष भाई सॉरी मैंने तुमको बताया नहीं। तो मैंने भाई बता तो देता, हम इतने बड़े भी नहीं है तो कन्फर्म तो कर देता कि कुछ चीज़ है तो हम भी थोड़ा उस हिसाब से रहते। कह रहा भाई कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो। मैंने, और जो इसके अंदर आया गोमसी के, हम्म वो भी तेरे दादाजी हैं। तू कह रहा है ये तो तेरी रक्षा कर रहे हैं। हम्म कह रहा भाई मैं आपको सच बात बताता हूँ, मेरे दादाजी तो हैं पर यहाँ पे कोई और चीज़ भी हैगी। अब खुला सस्पेंस। वो उसने खोला भाई। मैंने, क्या चीज़ आएगी भाई? पारस तो कह रहा तेरे दादाजी हैं। अब तू और कहानी लेके आ गया हम्म कि भाई कुछ और चीज़ आएगी। मैंने, चल ये तो बता है क्या चीज़? कह रहा भाई मेरे दादाजी ना उस बंदे से ना रक्षा करते हैं, जो वो चीज़ हैगी यहाँ पे। मतलब कि मेरे, जो बंदा, हम यहाँ पे बैठ के चिकन खा रहे हैं और बंदे आते हैं वो दारू वारू पीते हैं, तो वो ना आज कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो गई है वो वाली चीज़ जो इसके अंदर आ गई है और मेरे दादाजी हैंडल नहीं कर पाए। मैंने, है क्या चीज़ भाई ये तो बता दे। वो कहते कि भाई वो ना मेरे दादाजी ने बताया कि वो बंदा जिन है। ओ मैंने, जिन, माइंड में तो था कि जिन होता है, सुना है, बातें बातें सुनी है, पर कंफर्म नहीं पता कि होता क्या था जिन। ये बात 2020 की है, छोटे थे। अब तो आते आते पता भी चल गया कि जिन क्या होता है क्या क्या नहीं होता इन चीज़ों में। तो सौरभ के मैं मारता हूँ 2 थप्पड़। हम्म मैंने, अगर तेरे को पता है यहाँ पे है तो तूने यहाँ पे फ्लैट क्यों लिया? हम्म और फ्लैट लिया तो हम सबको बता तो दे भाई क्या है। कोई बंदा अकेला रह जाए क्या करेगा तू? और हम क्या करेंगे अगर अगर मैं ही रह गया यहाँ पे? तो भैया मैं कुछ नहीं देखता, पार सौरभ के फिर दोबारा एक और चपकाता हूँ। मैंने, अब बैठ जा शांति से, अपना आराम से हुक्का बना ले और पी ले, आज की रात निकल जाए, मैं तो घर चला लूंगा आराम से। एकदम से जाती है लाइट। सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। आज की रात ही हो रहा है जो भी हो रहा है। हम्म एकदम से ना लाइट जाती है और मैं कुछ नहीं देखता। गेट मेरे यहाँ पे है, मैंने गेट खोला है, तोड़ा है, कैसे करा है, मैंने खुद को ही ना गली में फेंक दिया। मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ही था, मैंने खुद को ही गली में फेंक दिया। मैं गली पे आके पड़ा, मैं उठा, मैंने चिल्ला के आवाज मारी और सारे के सारे बाहर आ जाओ। सारे आ गए बाहर, एक लड़का रह गया, गोमसी। ओ गोमसी भाई रह गया। भाई साहब मूवी बन सकती है इस पर पूरी। भैया बनने में तो बन सकती है। गोमसी रह गया, मैं आवाज मार रहा हूँ, सारे लड़के चिल्ला रहे हैं कि गोमसी बाहर आ जा बाहर आ जा। वो सुने ही ना। और ये देखो खाली उसी फ्लैट की बत्ती गई है और पूरी गली की लाइट आ रही है। ये तो उस टाइम तो दिमाग में नहीं चला, तो बाद में नोटिस करा हमने कि उसी फ्लैट की लाइट गई थी और सबकी आ रही है। हम चिल्ला चिल्ली करते हैं, गली के लोग आ जाते हैं, रात को उठ उठ के, रात के 1:30-2 बजे का टाइम था ये, सारे आ जाते हैं उठ उठ के कि कर क्या रहे हो कर क्या रहे हो। मैं ना, अंकल ऐसा ऐसा सीन हो गया, किसी के अंदर कुछ आ रहा है, कोई दिख रहा है, कोई भूत प्रेत है क्या है हमको तो समझ नहीं आ रहा। एक अंकल कह रहे हैं कि शराब पी रहे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे। मैंने अंकल की 2 थप्पड़ दे दिए। वेरी गुड। मैंने, अंकल शराब नहीं पी रहे, जो बंदे पीते हैं वो चले गए, हम सारे बैठे हैं, हम पार्टी वार्टी कर रहे हैं, खा पी रहे हैं आराम से नॉर्मल। अब समझ नहीं आ रहा इस बंदे के अंदर आया गया है। पारस भी कहता है कि पीयूष तेरे अंदर कैसे हिम्मत आई, कैसे नहीं आई मेरे को नहीं पता, और ये तो मेरे को भी नहीं पता आज तक। मैंने फ्लैश जलाई मोबाइल की और बजरंग बली का नाम लिया, सीधा घुस गया कमरे के अंदर, घर के अंदर उसके फ्लैट के। जैसी घुसा, मैं देखता हूँ कि गोमसी वहां पे बैठा है जहाँ पे मैं बैठा था ना जब गुब्बारे वाला सीन हुआ था। गोमसी वहां पे बैठा हुआ है। मैं गोमसी को आवाज देता हूँ, मैंने, गोमसी उठ जा भाई जल्दी उठ जा। वो उठे ही ना, नीचे मुंह करके ऐसे करके बैठा हुआ है। मैंने, उठ जा भाई उठ जा। वो देखता ही नहीं है। मैं जाता हूँ, उसके बाद जैसे मैं उसको उठाता हूँ ना, भाई घुर्रा रहा होता है वो। मेरा फोन नीचे गिर जाता है, मैं उसके बाल ही पकड़ के बाहर ले जाता हूँ। मैं क्या करता, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था, मेरा फोन अंदर ही रहता था, मैं उसके बाल पकड़ के बाहर ले जाता हूँ। इतने में ये सही हो गया। पता नहीं इसके अंदर क्या हुआ। मैंने, तो बैठा क्यों था अंदर? कह रहा भाई मेरे को नहीं पता, तुम खींच के लाए, तब मेरे को पता चला तुम मेरे को खींचते हुए लेके आ रहे हो। मैंने, भाई तू सही है अलग। मैंने इनसे बोला, सौरभ जो था, मैंने, भाई इस बिल्डिंग का मालिक कौन है? तो पहले तो ये बता। अब आप भी सोचोगे कि भाई तुमने तो इसी एक ही रात में इतने थप्पड़ मार दिए लोगों के। सोचोगे। मैंने, भाई बिल्डिंग के मालिक को बुला के ला।
और बिल्डिंग का मालिक 4th फ्लोर पे रहता था। वो बंदा आया नीचे, मैंने कुछ नहीं देखा, इसके मारे मैंने पहले 2 थप्पड़ ओनर के ही मार दिए। मैंने ओनर होगा ये अपने घर का, मैं अपने घर का हूँ। मैंने इसके 2 थप्पड़ मार दिए। मैंने उससे बोला, मैंने भाई सच सच बता इस फ्लैट में है क्या? कुछ गिर रहा है, बत्तियां जा रही हैं, किसी के अंदर कुछ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। वो बंदा बार मना करता है और मेरे से कहता है कि तूने पहले तो ये बता, तूने मेरा थप्पड़ क्यों मारा? इतने में मैं उसके एक और मार देता हूँ। मैं तो मेरे को बता तो दे भाई इसके अंदर है क्या। फिर गली मोहल्ले वाले, ये बहस ना 1-1.5 घंटे चलती है। गली गली वाले बोलते हैं कि भाई तू सच सच बता दे इसमें क्या है, क्योंकि हम भी गली में रहते हैं। उस बंदे को गली के 2-4 लड़कों ने पीटा भी उसी टाइम। हमने तो नहीं पीटा, गली के लड़कों ने पीटा। क्या पता उनको पता भी हो ऐसा कुछ भी है। वो बंदा जब पिट पिटा के बैठ जाता है ना, वो बोलता है कि मैं यहाँ पे मैं काला जादू करता हूँ। अपने आप ही बताया अपने आप ही बता, क्योंकि वो पिटा है बहुत। अगर नहीं बताता तो और पिटता। उसने खुद ही कबूल कर लिया कि मैं काला जादू करता था और मैंने एक जिन छोड़ा था किसी के ऊपर, और जो वो उल्टा ही मेरे ऊपर आ गया। और मैं उस चीज को सही नहीं कर पाया, वो मेरे ऊपर ही हावी हो गई। तब गली वालों ने समझा कि ये आधी रात को ही अपना फ्लैट 4th फ्लोर पे क्यों शिफ्ट कर गया था, ये 2 साल पहले। मैं भाई जैसे ये बताता है, मैं पीछे ही हो रहा था। मैंने अब तो नहीं मारूंगा इसके, क्या पता बंदा यही मेरे पे ही ना कर दे। यही चीज होती है। मैं कुछ नहीं देखता। मैं ना भाई जो भी है सारे यहाँ से चलो। सौरभ भाई तेरे को यहाँ पे रुकना है रुक, मैं तो कह रहा हूँ तू पारस के घर चला जा, क्योंकि मैं तो अपने घर तेरे को लेके जाऊंगा नहीं। मैं तू पारस के घर चला जा। तो मैं रात के 3:30-4 बजे के टाइम पे सुबह के मैं घर पे आ जाता हूँ। मम्मी कहती तेरे को हुआ क्या है, और तूने कपड़े किसी और के पहन रखे हैं, नीचे तेरी जीन्स भीगी पड़ी, जूते भीगे पड़े हैं। मैंने मम्मी ऐसा ऐसा सीन हो गया आज। पापा भी बैठे थे, पापा भी कह रहे क्या हो गया? मैंने पापा ऐसा ऐसा सीन हो गया, बता नहीं पाऊंगा अभी, मैं घबरा रहा हूँ, कल सुबह बताऊंगा। मम्मी पापा फोर्स करने लग गए, बता तो दे हुआ क्या है। मैंने जब बताया इनको भी, बताते बताते भैया सुबह के 5:15 बज गए होंगे। इनको बताया, मम्मी ने मेरे 2 थप्पड़ मारे, पापा ने भी मारे, भाई ने भी सुनाया कि तू गया ही होता, अगर तेरे को कुछ लग रहा था तो तभी आ रहा था। मैंने ऐसे थोड़ी ना आ जाता यार, पार्टी वार्टी कर रहे थे, ऐसे कर रहा था, अब सीन ऐसा हो गया, सबको छोड़ के थोड़ी ना आ जाऊंगा। मम्मी ने फिर मेरी नज़र वजर उतारी होगी, उतारी थी, सुबह ही उतार दी थी मम्मी ने मेरी। उसके बाद से तो कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि कुछ चीज़ मेरे ऊपर हावी हो। और जो सौरभ है, 2020 से लेके अब 2026 स्टार्ट हो गया, मैंने सौरभ से मिला नहीं हूँ। सौरभ कहाँ रह रहा है कहाँ नहीं रह रहा है मेरे को नहीं पता। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोबाइल, व्हाट्सएप सबसे मैंने ब्लॉक कर रखा है। गोमसी का क्या सीन है? वो तो भैया अभी तो पढ़ा लिखा कम था, पेट्रोल पंप पे जॉब कर रहा है। उसको 2-3 महीने पहले ही देखा था मैंने। बात हुई? हाँ बात हुई थी नॉर्मल, बाकी और किसी से तो कम होती है। पार से मिलना जुलना हो रहा है, क्योंकि वो घर के पास ही रहता है मेरे। भाई एक ही रात में क्या क्या हो गया? भैया मैं तो खुद ही सोच रहा हूँ, एक रात में मेरे ऐसे सीन हुए हैं, ये चीज़ तो भैया मैं जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। सही में? नहीं भूल पाऊंगा जिंदगी में कि हुआ क्या क्या है मेरे साथ एक ही रात में। कभी रात को याद आ जाता होगा तो एकदम से दिमाग घूम जाता होगा। इतना तो थोड़ा हो गया है अंदर से कि कोई दिक्कत नहीं है। पर ये था मेरी लाइफ का ना वो फर्स्ट नाइट आउट और लास्ट नाइट आउट था। उसके बाद कभी नहीं उसके बाद नहीं करा मैंने कभी। करा? दोस्तों ने क्या? आज भी ये अगर दिल्ली से बाहर चले गए वो बात अलग है, पर मैंने दिल्ली में तो कभी नाइट आउट नहीं करा। किस्मत की बात है भाई कि इतनी बड़ी एंटिटी थी, और भगवान, चलो कहीं तो कोई है बड़ी पावर जो उस चीज़ को देख रही है कि किसी के साथ कुछ उतना गलत नहीं हुआ। हुआ उतना तो खैर गलत नहीं बहुत हुआ, कुछ, लेकिन उतना नहीं हुआ। क्योंकि ये चीज टाइम पे हमको दिख गई, हम्म। समझ आ गया, और टाइम से हम वहां से निकल भी गए। और उसने पारस ने बता दिया कि उसने अगले दिन ही रूम खाली कर दिया था। ये ना हो कि सौरभ पे ही हावी हो जाए। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ और भी थी, जैसे कि लड़कियां आई थी पार्टी करने के लिए, लड़कियों के साथ कुछ नहीं हुआ, जबकि जिन्नात जाने जाते हैं लड़कियों को पोजेस करने के लिए। भैया ये तो मेरे को कंफर्म नहीं है, आप बता रहे तो सही होगा, बट ये है कि जब तो कुछ हुआ नहीं। हम्म। अगर हुआ होगा तो मैं उस टाइम था नहीं, और ना ही मेरे को किसी ने बताया। बस ये था, किस्मत ही खराब थी। किस्मत ही खराब थी। उस दिन मनुष्य दिन था मेरा जो भी था। उसके बाद से तो मैंने कभी नाइट आउट नहीं मारा। चलो भैया आते हैं अगले इंसिडेंट पे। भैया एक स्टोरी है, ये है रक्षाबंधन की 2024 की। हम्म। ये मेरा एक दोस्त था। तो ये वैसे है स्टोरी है, रियल इंसिडेंट है? ये रियल है, हम्म। जितनी भी मैंने अभी तक कवर करी हैं, जो सुनी है, ये पूरी रियल है।
ठीक है। ये रक्षाबंधन की बात है 2024 की। मेरा दोस्त है गुल्लू, उसके घर पे ना र- सारे रिश्तेदार आते हैं, मौसा मौसी मामा मामी और उनके बच्चे सारे आ जाते हैं घर पे। उन सबका डिसाइड था कि आज रात को हम गुल्लू के घर पे रुकेंगे। हम्म। तो सारे बच्चों ने सोचा कि हम यहीं पे रहेंगे, और गुल्लू मैरिड है। हम्म। तो गुल्लू की शादी हुई थी 2022 में। तो इन सब ने डिसाइड किया कि हम चल रहे हैं सारे मूवी देखने। हम्म। तो ये सारे मूवी देखने चले जाते हैं। गुल्लू भी चला गया, और उसके जो मौसा मामा के लड़के हैं लड़कियां हैं, ये सारे 6-7 जने चले जाते हैं मूवी देखने। जाते हैं हॉल में, और हॉल तो पूरा खाली पड़ा था वो। और हॉल में मतलब 4-5 लोग होंगे, और बस ये थे। ये बैठ के मूवी इंजॉय कर रहे हैं। गुल्लू कहते कि भाई भूख लग रही है यार, कुछ खाने को मंगा लेते हैं। ये सारे मंगाने चालू कर देते हैं। तो ये जितने भी ये जने होते हैं ना, कभी कोई 2 जने आगे जाके बैठ गए, 2 इधर बैठे, कोई अकेला उधर हो गया, क्योंकि पूरा हॉल खाली है। इन्होंने अपना ही हॉल समझ लिया था उस टाइम तो, कि हम जहाँ मर्जी जाके बैठ जाएं। तो ये बैठ जाते हैं। गुल्लू अकेला बैठा था सीट पे, मतलब कि 2-4 रो में गुल्लू अकेला ही बैठा था। गुल्लू जब पिज्ज़ा खा रहा था ना, गुल्लू पिज्ज़ा ऑर्डर करा था। गुल्लू ने पिज्ज़ा का बॉक्स उठा के ना खाली साइड वाली चेयर पे रख दिया। जैसे उन्होंने चेयर पे रखा ना, गुल्लू एक चीज नोटिस करता है, पूरे हॉल में तो लाइट बंद है, खाली सीढ़ियों में लाइट जल रही है और स्क्रीन पे। और एक लाइट ना वाइट कलर की पूरी इसी टेप इस पे आ रही है, चेयर पे, जिसका मतलब पिज्जा का डब्बा जिसका रखा। पिज्ज़ा का डब्बा रखा था, इसी के ऊपर आ रही है। गुल्लू नोटिस करता है, 1-2 मिनट तो उसका ध्यान इस पे रहता है, पर बाद में इग्नोर कर देता है, अपनी मूवी इंजॉय करता है। मूवी देखते देखते गुल्लू नोटिस करता है कि एकदम से ना पिज्ज़ा का बॉक्स हिला है। हम्म। देखता है वो ध्यान से, पर कुछ होता ही नहीं। गुल्लू ने नजर ना अपनी पिज्जा के बॉक्स पे रख रखी थी, और फेस अपना सामने स्क्रीन पे रख रखा था। देखा तो ये है क्या चीज। गुल्लू देखता है, उसने बताया कि मेरे को कि भाई, मैं जब पिज्जा का बॉक्स पे नजर थी ना मेरी, और ना एक हाथ ना सीट के नीचे से निकल के आया था। ओ। सीट के नीचे से निकल के आया, उसका हाथ ना पिज्जा के बॉक्स के ऊपर पड़ा है, और वो हाथ ना नीले कलर का था। हम्म। अब ये नहीं पता वो लड़की का हाथ है लड़के का हाथ है। उसका हाथ उस पे पड़ा, पिज्जा के बॉक्स पे। जैसे ही गुल्लू ने झटके से देखा, वो हाथ वापसी चला गया, और गुल्लू उठ के खड़ा हो जाता है। हम्म। भौंकला गया, किसी को बताया नहीं, ना ही अपनी वाइफ को बताया, हम्म। ना ही भाई बहन को बताया, कि कभी बेइज्जती ना हो जाए इसकी, क्योंकि सबसे बड़ा यही है अपने घर में और उन सब में। हम्म। तो ये बैठ जाता फिर दोबारा, और इसका ध्यान तो यही था, और लाइट भी इसकी वहीं पे टेबल पर आ रही थी। देखते देखते ये भूल गया या क्या भी हुआ, ये इस मूवी इंजॉय करता है। इसको लगता है कि कोई ना साइड से कोई गया है, कोई लड़की गई है, बच्ची सी लड़की। वो जाती है, शैडो थी, पता नहीं क्या थी वो। तो गुल्लू ने बताया कि भाई मेरे को बस दिख रहा था कि वो कुछ जा रहा है, या कोई लड़की थी। जैसे वो जाती है ना, वो स्क्रीन के सामने आके खड़ी हो जाती है। हम्म। ये बिल्कुल सेंटर में बैठा था, और स्क्रीन के सामने वो खड़ी हो जाती है लड़की। गुल्लू लड़की को देख रहा है, लड़की गुल्लू को देख रही है। मतलब कि गुल्लू ने बताया कि भाई 15-16 साल की हुई है बच्ची सी। बाकी किसी को कुछ नहीं दिख रहा। किसी को नहीं पता, किसी को दिख ही नहीं रहा, और ना ही इसने किसी को बोला कि कुछ दिख रहा है। हम्म। ये देखता है, और वो लड़की इसको देखती है, और वो लड़की कहते है गुल्लू से कि मेरे पास आ जा। गुल्लू के कान तक आवाज आई है, कह रही कि मेरे पास आ जा। गुल्लू चिल्लाता बड़ी जोर की, एकदम से हॉल की लाइट जल जाती है। और इसकी वाइफ कहती कि सारे आते हैं भक्के कि तेरे को हुआ क्या है, हो क्या गया जो तू चिल्ला रहा है। वो कह रही कि भाई, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है स्क्रीन के सामने, वो मेरे को अभी भी दिख रही है, अभी भी दिख रही अभी भी दिख रही है। और सारे लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, पर पूरे हॉल में कोई नहीं है। 2-4 लोग थे जो बैठे हुए थे। सारे कहते कि वहां पे तो कोई भी नहीं। गुल्लू कह रहा वो वहां पे खड़ी है, वो मेरे को देख रही है, बुला रही है मेरे को। तो गुल्लू का जो मामा का लड़का था, इस गुल्लू से छोटा था, वो कहता है कि भाई घर चल, यहाँ पे मत रुक। तो ये सारे फटाफट घर को निकल लेते हैं। जब ये घर पे आते हैं ना, सारे बैठ जाते हैं, और गुल्लू की जो बहन थी वो बताती है कि सबको कि गुल्लू के साथ ऐसा ऐसा हुआ। हम्म। सारे मजाक लेते हैं कि मजाक कर रहा होगा, प्रैंक कर रहा होगा, हम्म। कुछ भी। गुल्लू जाके ना छज्जे पे जाके सिगरेट पीने लगता है। गुल्लू के नीचे कार खड़ी थी, और कार के पीछे ना वही बच्ची खड़ी थी जो इसको हॉल में मिली थी। और उस लड़की ने टी शर्ट पहन रखी थी और जीन्स पहन रखी थी, बच्ची सी थी, चोटी वोटी बांध रखी थी उसने। गुल्लू देखता है सिगरेट पीता पीता, वो चिल्ला के घर के अंदर भगता है पहले। हम्म। वो कहता है कि बड़ी तेज चिल्लाता है, और घर के अंदर जाके कहता है कि वो लड़की घर के बाहर खड़ी है जो मेरे को हॉल में मिली थी। हम्म। तो ये सारे आते हैं छज्जे पे, और देखते हैं कि कहाँ है लड़की, तो वहां पे थी ही नहीं। ये वापसी सारे चले जाते हैं। गुल्लू खड़ा वहीं पे खड़ा होकर देख रहा है, इसको पता नहीं क्या हो रखा है। ये वहीं पे खड़ा होकर देख रहा है, और सारे घर के अंदर चले गए। हम्म। कार के पीछे से लड़की फिर दोबारा निकलती है,
गुल्लू फिर दोबारा चिल्लाया, सारे अभी तक बैठे ही नहीं है, सारे वापसी भग के आए हैं घर के। वो देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, कौन है, कुछ भी नहीं। एकदम से क्या होता है, वो लड़की गुल्लू को दिखती नहीं और एकदम से दिखती है, वो दिखती है सबको, दिखी सबको सबको दिखी। दिखी है। ओ बेटा। गुल्लू की मम्मी को, गुल्लू के पापा को, हम्म मामा मामी, बच्चों को, ये सारे छज्जे पे खड़े थे हम्म और ये सारे देख रहे हैं वहां पे कि वो लड़की बच्ची खड़ी है। हम्म गुल्लू के पापा कहते हैं उस लड़की से कि बेटा तू कौन है, यहाँ पे क्या कर रही है। हम्म वो बोलती नहीं, ऊपर देखते हैं छज्जे पे इन सबको। गुल्लू पापा कहते हैं अरे बेटा बता तो दे तू कौन है, यहाँ पे क्या कर रही है इतनी रात को। कुछ नहीं बोलती, कार के पीछे गई, गायब। भाई साहब। गुल्लू के पापा नीचे जाके देखते हैं कार के पास, कार के चारों तरफ घूम लेते हैं, लड़की नहीं मिली। सारे आ गए, ये धक्का दो, क्या पता जो गुल्लू के मम्मी पापा थे थोड़ा होगी हवा हुआ है, उनको बड़ों को तो नॉलेज थी पहले के टाइम के, तो वो कहते हवा हुआ होगी, छोड़ो इग्नोर करो चलते हैं। आ गए ये, छज्जे पे खड़े थे गुल्लू, गुल्लू की वाइफ और गुल्लू का छोटा भाई सगा, हम्म ये खड़े थे। देखते हैं वो लड़की कार के नीचे से निकली है। अब गुल्लू क्या, जो छोटा भाई था वो बोलता है कि पापा कार के नीचे से वो लड़की निकली है, वो हमको देख रही है, तुम ऊपर आ गए। गुल्लू के मौसा थे, वो थे भगत। हम्म वो उनके एरिया में ना, उनका काफी अच्छा नाम था भगत में। वो आते हैं और देखते हैं ऊपर से, उनको तो एहसास भी था कि यहाँ पे कोई खड़ा है। वो देखते हैं, वो आके कहते हैं कि कौन है, तुम सारे हटो पीछे मैं देखता हूँ। वो ऊपर से देखते हैं, वो बताते नहीं किसी को, वो कहते हैं मैं नीचे जा रहा हूँ। मौसा जो थे। हम मौसा जी जो थे, मौसा जी घर के नीचे, घर के बाहर जाते हैं, देखते हैं वो लड़की गायब है, अभी किसी को दिख नहीं रही। मौसा जी घर के अंदर आते हैं वापसी, जैसे कि उन्होंने बताया था बाद में गुल्लू को और गुल्लू के घर वालों को कि मैं जानबूझ के वापसी आया था। जैसे वो वापसी आए, उनको कुछ पता चला होगा, कुछ उनका होगा या उन्होंने कुछ मंत्र जाप वाप कुछ करा होगा, वो झटके से बाहर कूदे और हाथ पकड़ लिया लड़की का। लड़की का। कार के नीचे से लड़की निकल रही थी, उन्होंने उसको हाथ ही पकड़ लिया, हम्म हाथ पकड़ के खड़ा कर लिया। किसी को नहीं दिख रही, मौसा जी बात कर रहे हैं, मौसा जी की आवाज़ आ रही है, लड़की की आवाज़ किसी को नहीं आ रही। ये सारे खड़े होकर फर्स्ट फ्लोर पे छज्जे पे देख रहे हैं हम्म कि ये हो क्या रहा है। सारे, गुल्लू के मौसा जी ने कुछ करा, क्या करा ये तो नहीं पता। 2 से 5 मिनट बाद वो घर के अंदर आ जाते हैं अकेले, आके बैठ गए मौसा जी। और सारे कहते हैं, गुल्लू के पापा कहते हैं कि वो चीज़ क्या थी जो तू नीचे खड़ा होकर बड़बड़ा रहा था, हम्म उससे बात कर रहा था, क्या थी। गुल्लू के मौसा जी बताते हैं कि उस लड़की का नाम है प्रिया, उसने मेरे को बताया है उस लड़की ने। और वो गुल्लू के पीछे कैसे आई वो बताते हैं मौसा जी वहीं पे। ये लड़की थी बिहार की, हम्म संजय नाम का लड़का था जिससे प्यार करती थी बिहार में ही। वो संजय दिल्ली में जॉब करता था, दिल्ली में ही रहता था, उसने रेंट पे रूम था उसका। हम्म तो संजय जब गया ना बिहार, तो उसके लड़की से बोलता है, जो प्रिया थी, प्रिया से कहता है कि अब हम दोनों कर लेते हैं शादी, दिल्ली चल तू मेरे साथ बक के, यहाँ पे छोड़, यहाँ पे तो तेरे घर वाले मेरे को नहीं समझते, मेरे घर वाले तेरे को नहीं समझते, तू और मैं अकेले दिल्ली में रहेंगे, बढ़िया, मेरे पास घर भी है, जॉब भी है, आराम से रहेंगे। तो वो ना लेके आ जाता है दिल्ली, इसको मतलब भगा के ले आता है। 15-16 साल की लड़की थी वो। हम्म संजय जो था ये 25 साल का था, और लड़की थी वो 15 से 16 साल की, और जो उसके प्यार में पड़ गई वो लड़की प्रिया। तो ये आ जाते हैं, जो संजय होता है ना, ये ना प्रिया को नशे करवाता है, दारू पिलाता है, इंजेक्शन लगवाता है, फुल नशा करवाता है, और अपने दोस्तों को ही बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जो मेरी वाइफ होगी इसको यूज करो। जाते हैं, एक जाता है, आता है, दूसरा जाता है, वो आता है, तीसरा जाता है, वो आता है। ये प्रिया ने बताई है मौसा जी को, ये जो जो मौसा जी गुल्लू की फैमिली को बता रहे हैं कि इस लड़की ने ऐसे ऐसे बताया है। इन दोनों लड़के, जो प्रिया थी, प्रिया को पता चल जाता है कि मेरे को ये नशा करता है, करवाता है, और अपने दोस्तों को यूज़ करवाता है, मतलब मेरे को यूज़ करवाता है अपने दोस्तों से। तो ये प्रिया को पता चल जाता है, इन दोनों की खूब लड़ाई होती है, दबा के लड़ाई होती है। और अब आप सोचोगे कि ये सीन कहाँ से स्टार्ट हुआ है। इन दोनों की लड़ाई हुई, जो संजय था वो प्यार मोहब्बत में बनवा देता है, क्योंकि वो 15-16 साल की बच्ची थी, उसको बहला फुसला दिया, कुछ भी कर दिया, उसको समझा देता है और बोल देता है कि ठीक है अब ना हम 1 हफ्ते बाद शादी कर लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है वो। तो वो लड़की भी मान जाती है प्रिया। तो संजय और प्रिया ना
मॉल में चले जाते हैं। कौन से मॉल में? जिस मॉल में गुल्लू के साथ वो लड़की लग के आई थी, ठीक है। तो वो उसी मॉल में चले जाते हैं। मतलब कि पहले गए थे उसी मॉल में, मूवी देख रहे हैं। जो संजय था ना, वो ना प्रिया को पेप्सी के अंदर कुछ मिला के पिला देता है। प्रिया वहां पे पी लेती है। 15 से 20 मिनट बाद संजय वहां से चला जाता है और प्रिया सीट पे बैठी थी, वो वहीं पे खत्म हो गई थी। जब से वो प्रिया उसी हॉल में उसी सीट पे भटक गई है और उसी सीट पे ही थी जहाँ पे उसकी डेथ हुई थी। ये कहानी तब इन सबको समझ आई कि हुआ क्या था। जो गुल्लू था, गुल्लू काफी लड़का स्मार्ट था, बहुत क्यूट लड़का था, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, पढ़ा लिखा था। और जो लड़की थी ना, उसने बताया मौसा जी को कि मैं गुल्लू को पसंद करने लगी, क्योंकि जो गुल्लू है ना, ये संजय के जैसे ही दिखने वाला है और मैं भी इसको लेके चली जाऊंगी। ये मौसा जी ने बताया, जो प्रिया ने बताया था कि प्रिया ने बोला है कि मैं गुल्लू को भी लेके चली जाऊंगी। मौसा जी ने अपने मंत्रों से करा, क्या नहीं करा, बताया था। गुल्लू ने मेरे को बताया था कि भाई मौसा जी ने अपने मंत्रों से कुछ कर दिया, और मौसा जी ने हमको बताया कि मैं ना उस लड़की को यहाँ से कहीं दूर ही भेज दिया। अब कहाँ भेजा ये तो उन्होंने बताया नहीं बिल्कुल भी। क्या पता उससे थिएटर में हो। उसने बताया, मैं तो नहीं जाऊंगा उस वाले में, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हुआ क्या है, वो भी कह रहा है भाई, आज तक वो बुलाने से नहीं बुला पाया, आज तक नहीं बुला पाया। अभी 2-2.5 साल की बात है, नहीं बुला पाया। वो कह रहा मैं जाऊंगा भी नहीं उस वाले मॉल में, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बैक स्टोरी होती है किसी न किसी इंसिडेंट की। होती है, बिल्कुल। बेचारा गुल्लू। असली नाम क्या था? उसका नाम ही गुल्लू है। बचपन सच में में, गुल्लू, गणेश वनेश कुछ तो नहीं है? वैसे उसका भरत नाम है, हाँ। वैसे निकनेम उसका गुल्लू है। तो भाई आते हैं अगले इंसिडेंट पे। भी अगली स्टोरी है मेरा, जहाँ पे मैं पहले जॉब करता था, इससे पहले वहाँ पे एक लड़का था संतोष नाम का, वो काफ़ी अच्छा दोस्त था मेरा ऑफिस में। उसने स्टोरी बताई थी मेरे को अपनी। वो मेरठ का रहने वाला था संतोष। संतोष दिल्ली में जॉब कर रहा था और सारे उसके घर वाले मेरठ में थे। तो वो दिल्ली में ही उसने फ्लैट ले रखा था अपना, 2-3 लड़कों के साथ रहता था दिल्ली में ही। तो संतोष एक दिन अपने घर पे जाता है मेरठ, और उसकी मम्मी चाहती थी कि संतोष की जल्दी से शादी हो जाए, क्योंकि 25-26 साल का लड़का हो चुका है, इसकी शादी कर देते हैं। और उसकी मम्मी ने, जो मीना जी हैं, संतोष की मम्मी का नाम मीना जी, तो उन्होंने संतोष की लड़की देख रखी थी। तो संतोष को वो फोटो वोटो दिखलाती हैं। संतोष साफ मना कर देता है और बोल देता है कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ, और किसी से नहीं करूंगा। मतलब संतोष ने भी किसी को पसंद कर रखा था। पसंद कर रखा था संतोष ने पहले से ही। तो संतोष अब उस अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो अपनी मम्मी पापा को दिखाता है, पर उसकी मम्मी तो देखने से मनाही कर देती हैं कि मैं नहीं देखूंगी। उसके पापा फोटो देखते हैं, उसके पापा को तो पसंद आ रही थी लड़की देखती। संतोष जिद करता है अपनी मम्मी से कि फोटो एक बार देख तो लो, कैसी है लड़की, एक बार मिल तो लो। जब संतोष की मम्मी फोटो देखती है ना, कि उस वो कहती है कि लड़की तो बड़ी सुंदर हैगी, देखने में काफ़ी अच्छी है, तो तू इसको बुला ले घर पे, एक बार बात कर लेते हैं। और वो लड़की भी मेरठ की रहने वाली थी, तो वो उसको बुला लेते हैं, संतोष अपनी गर्लफ्रेंड को। यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था दिव्या। वो दिव्या को बुला लेता है अपने घर पे, मिल लेते हैं, बातचीत हो जाती है। तो दिव्या भी अपने मम्मी पापा को ले आती है, कुछ दिन बाद मिलवा देती है, और सारे राजी खुशी से कह देते हैं कि अगर इन दोनों की पसंद है तो शादी कर देते हैं। मतलब लड़की सुंदर थी तो हाँ हो गई। हाँ, लड़की सुंदर थी तो भैया हाँ हो गई, यही था। तो ये बुला लेते हैं, तो इनकी शादी कर देते हैं। संतोष दिल्ली आ जाता है शादी के 1-1.5 महीने बाद, दिल्ली जॉब कर रहा था, और दिव्या को अपने घर पे ही रखता, मतलब कि दिव्या के ससुराल वहीं पे रख देता है। और ये आ जाता है दिल्ली, बोलता है कि मैं 2 से 3 महीने बाद ना अपना अलग से एक रूम ले लूंगा, तो मैं दिव्या को लेके आ जाऊंगा, अपने साथ ही ले जाऊंगा। और जो दिव्या, वो जो संतोष की मम्मी थी, ये चाहती नहीं थी कि दिव्या यहाँ से जाए संतोष के पास, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं अब मेरे लड़के की शादी होगी, अब भी मेरे को घर का काम करना पड़ेगा क्या। अच्छा, ठीक है। इस रीजन से वो मना करती थी। दिव्या और जो मीना जी हैं, इन दोनों की ना बहस होनी स्टार्ट हो जाती है कुछ दिन बाद शादी की। लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और मीना जी दिव्या के थप्पड़ थप्पड़ भी मार देती हैं। खूब अच्छा ही लड़ाई झगड़ा होता है उनके घर में। वो संतोष को बताती है, अपने हस्बैंड को, कि मम्मी जी ऐसे ऐसे कर रही हैं, मेरे को गाली गलौज भी करती है, मारती भी हैं, सुबह से रात तक मेरे तक काम भी करवाती हैं। तो संतोष कहता है मैंने फ्लैट ले लिया है, 2 दिन बाद मैं मेरठ आऊँगा, तो तुमको लेके आ जाऊँगा। तो ये चीज़ सुन के ना दिव्या खुश हो जाती है, और अपने मम्मी पापा को अपने घर पे ही बताती है, और संतोष के मम्मी पापा को भी बता देती है कि संतोष ने यहाँ पे फ्लैट ले लिया, वो मेरे को लेने आएगा 2 दिन बाद, तो मैं दिल्ली चली जाऊँगी। मीना जी ये चाहती नहीं थी,
पर संतोष 2 दिन बाद आया और दिव्या को अपने साथ लेके चला गया। मीना जी दिन भर अपना घर का काम कर रही हैं, खुंदक में बैठी हैं कि मेरी बहू चली गई, मैं घर पे अकेली काम कर रही हूँ। जो मीना जी की बहन थी ना सगी, लक्ष्मी, वो घर पे आती है और मीना जी अपने दुख बताती है कि वो लड़की चली गई वहाँ पे, अब मैं अकेली यहाँ पे हूँ, इसके पापा भी जॉब पे चले जाते हैं, मैं घर पे अकेली बैठी रहती हूँ। तो लक्ष्मी बोलती है कि अगर तुम्हारे वो कंट्रोल में नहीं आ रही तो मैं एक ऐसे बंदे को जानती हूँ जो भगत है, अपनी बहू पे ही तुम वशीकरण करवा लो, वाह भाई वाह। जिससे कि वो तुम्हारी कंट्रोल में रहेगी, जैसे तुम बोलोगे वैसे ही वो करती रहेगी। तो ये भी इतना ध्यान नहीं देती क्योंकि इनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी कि इससे क्या हो सकता है आगे और क्या नहीं हो सकता। तो लक्ष्मी जो थी मीना जी को लेके चले थे भगत के पास। तो वो भगत को बताती हैं कि मेरे को अपनी बहू पे कंट्रोल करना है, मेरी सुनती नहीं और वो दिल्ली में है, तो उस पर वशीकरण करना है। ये बात मेरे को संतोष ने बताई थी जब सारे राज खुले थे कि भाई ये मेरी मम्मी ने करा गिरा है, जो भी करा है। तो ये चले जाते हैं, भगत से फ़ोन पे बात कर लेती हैं। भगत बोलता है कि कुछ उसकी पर्सनल चीज़ें ला के दे देना। ये तो नहीं बताया कि क्या क्या चीज़ लानी है, पर उसने बोला कि कुछ भी कपड़े वपड़े जो भी हों वो लेके आ जाना। तो वो लेके चले जाते हैं वहाँ पे और भगत से बात करते हैं कि वशीकरण करने के लिए। भगत बोलता है कि 15,000 रुपये लगेंगे वशीकरण कराने के लिए, इससे कम नहीं कर पाऊंगा मैं। तो वो मीना जी जो थी वो कहती कि ठीक है, 15,000 रुपये वो वहीं पे दे देती है और वो कहती है कि तुम बस वशीकरण कर दो जिससे वो लड़की मेरे पास आ जाए और मेरे कंट्रोल में रहे। वो भगत क्या करता है क्या नहीं करता, जो दिव्या थी दिल्ली में ही थी, उसको ना अच्छा सा नहीं लगना होता, मतलब फील अच्छा नहीं आता। संतोष तो चला रहता है और ये घर पे अकेली रहती है, इसको मन नहीं करता, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा सा रहता है कि मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ, मतलब कि संतोष से पीछा छुड़ा लो और मैं कहीं चली जाऊँ या तो इसके मम्मी के पास चली जाऊँ। इसकी मम्मी को दिव्या के दिल में ऐसा हो रहा था कि मैं अपनी मम्मी के पास चली जाऊँ, मतलब अपनी सास के पास, मैं जाके उनके पास ही रह लूँ। तो ये जो भी बात होती है इससे कुछ होता नहीं। संतोष अपनी वाइफ को बोलता है दिव्या को कि तू जो तेरा मन कर रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा, तू एक काम कर, या तो तू मेरठ चली जा या तो तू अपने घर ही चली जा, मेरठ में ही। वो कहती है नहीं मैं अब कहीं नहीं जा रही, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मतलब कि उसने बोला भी, कबूल भी करा कि मैं जाऊंगी और कबूल भी नहीं करा कि मैं नहीं जा रही थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद में। तो ये जो होती है ना, इसकी मम्मी जाती है वहाँ पे भगत के पास, जो संतोष की मम्मी थी, कि अभी तक 1-2 महीने हो गए, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ जो वो मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे वश में रहे। तो भगत बिना कुछ सोचे समझे बोल देता है कि तुम ना अपनी बहू के ऊपर ना मारण क्रिया कर दो। ये संतोष की मम्मी को नहीं पता था कि मारण क्रिया क्या है क्या नहीं, ना ही उन्होंने पूछा, कुछ भी नहीं डिटेल दी। और भगत ने छुटते बोला कि इस चीज़ के लगेंगे 70,000 रुपये मारण क्रिया कराने के लिए। वो बोलते 70,000 तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो नहीं दे पाऊंगी इतने, मैं तो खाली उस लड़की को अपने पास चाहती हूँ। तो भगत कहते हैं कि तुम्हारी जो भी परेशानी है ना सारी दूर हो जाएगी, 70,000 रुपये दे दो, मैं मारण क्रिया कर दूंगा। वो कहते हैं कि मेरे पास 40,000 रुपये हैं, कर सकते तो कर दो, मेरी तो कोई नहीं। भगत कहते हैं कि ठीक है आप 40,000 रुपये दे दो, मैं कर दूंगा। ये जाती हैं, अगले दिन पैसे ले आती है, भगत को दे देती हैं। और ये भगत क्या करता है, उस लड़की के ऊपर ना जिन छोड़ देता है एक, दिव्या के ऊपर। ये संतोष मेरे को बता रहा है कि भाई मेरी मम्मी ने ही उस मेरी वाइफ के ऊपर जिन छोड़ रखा है। दिव्या को अच्छा नहीं लगता घर पे लेटे लेटे, मतलब 2-3 दिन बाद कुछ अच्छा सा नहीं लगता। संतोष तो जॉब पे चला गया, वो घर पे अकेली है। एक दिन दिव्या ना अपने घर पे कपड़े धो रही थी, घर का काम वाम कर रही थी, अकेली थी। उन्हें झाड़ू पोछा कर लिया, कपड़े धो लिए और आराम से लेट गई सोने के लिए। 2 से 3 मिनट बाद देखती कि वॉशिंग मशीन ना अपने आप स्टार्ट हुई है। ये घबरा गई, उठ के देखती कि वॉशिंग मशीन कैसे स्टार्ट हो गई। खटका ऑन था, इनने खटका बंद कर दिया, सोचा वैसे चल गई होगी। लेटती है, 2 से 4 मिनट बाद फिर दोबारा वॉशिंग मशीन स्टार्ट होती है। ये उठ के देखती है अब कैसे हो गई। इसने सोचा कि शायद से बोर्ड वोर्ड खराब हो गया होगा, मैं प्लग ही निकाल देती हूँ। प्लग निकाल के लेट गई। 10-15 मिनट बाद जब इसकी आंख लगी ना, वॉशिंग मशीन फिर दोबारा स्टार्ट हो गई। अब ये उठ के हिल गई, खट इसमें प्लग नहीं लग रहा, स्विच ऑफ है, और कैसे वॉशिंग मशीन चल रही है। इनने छुट्टी संतोष को कॉल करी। संतोष को इनने पहले बता दिया था कि मेरे को अच्छा नहीं लगता, वो उस चीज़ से भी ना थोड़ा इरिटेट सा हो गया था संतोष। तो संतोष ने इसको ही सुना दिया कि तेरा दिमाग खराब होगा, तू घर पे पड़ी पड़ी पागल हो रही है, तू घर ही चली जा, मैं बोलता रहा हूँ तेरे से। तो वो फ़ोन काट देती गुस्से में और आके लेट जाती है। 1-1.5 घंटे बाद जब ये सो जाती है ना, इसको ऐसा लगता है दिव्या को
कि किसी ने इसकी चादर बड़ी जोर से खींची है और ये झटके से उठी है और इसको ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई घूम रहा है, बड़ी तेज स्पीड में घूम रहा है। यह घर के बाहर ही चली जाती है लड़की, जाके संतोष को कॉल करती है। संतोष फिर दोबारा उसको सुना देता है कि मैं तेरे को आके घर पे लाके छोड़ दूंगा तेरे को, अब मैं आ रहा हूँ ऑफिस से, रात की ट्रेन लेके तेरे को छोड़ दूंगा या बस में छोड़ दूंगा। तो संतोष अपनी मम्मी को कॉल करता है कि मैं दिव्या को छोड़ने आ रहा हूँ, इसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो कहती कि ठीक है तू आ जाइए उसको छोड़ने। जो वो थी संतोष की मम्मी मीना जी, ये जाती है भगत के पास और भगत से कहती हैं कि मेरी जो दिव्या है वो मेरे कंट्रोल में आ रही है, अब तुमने जो मारण क्रिया करी है ना उसको बंद कर दो, क्योंकि संतोष अपनी वाइफ को लेके आ रहा है मेरे पास। तो भगत छुटते चिल्ला के कहते हैं कि ये तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, ये मैंने मारण क्रिया करी है, ये ऐसे नहीं जाएगी जो तुम सोच रहे हो, मैंने उस लड़की के ऊपर जिन छोड़ा है। तो वो कहती कि तो मैं क्या करूं, तुम उसको बंद करो ना। उसको मीना जी को बिल्कुल नहीं पता था कि ये मारण क्रिया क्या है, उसको जान से मारेगी क्या करेगी, इनको बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो ये चली जाती हैं, भगत से रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, भगत के प्यार में पड़ जाती है। भगत कहता है अब मैं देखता हूँ, आज रात को पूजा पाठ करूंगा, कुछ हो सकता है तो मैं देखता हूँ। मीना जी घर चली गई, ये संतोष दिल्ली में है अभी दिव्या के साथ, और भगत कुछ पूजा वूजा करता है। तो भगत का सीन था कि भगत जब रात को पूजा कर रहा था ना, रात के 1:30-2 बजे का टाइम था, वो पूजा कर रहा था। तो भगत जिन को बुलाता है वापसी, जो उसने भेजा था, और जिन कहता है कि भगत कहता है जिन से कि अब तू ना इसको छोड़ दे, जो मैं चाहता था वो हो गया। जो जिन था, जिन ने रिप्लाई करा भगत को कि मैं अब नहीं जाऊंगा, मैं इस लड़की से प्यार करने लगा हूँ और अब मैं इसको लेके जाऊंगा, अपने साथ जाऊंगा। तो अब तेरे में भी हिम्मत नहीं, तू मेरे को वापसी रख ले अपने पास या मेरे को कहीं भेज दे। जो जिन था, ये जो भगत था, भगत सोच सोच लेता है, पूरा डिसाइड कर लेता है ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा, मैं घर छोड़ के भाग जाता हूँ। फिर निकलो यहाँ से, फटाफट निकलो। अगले दिन का इनने प्लान बना लिया था। जो दिव्या थी, दिव्या जब रात को सो रही थी तो इसको ऐसा लग रहा था कि सपने में कुछ इसको ना कर रहा है, कोई सपने में आ रहा है, कोई इसके साथ गलत हरकत कर रहा है, फिजिकल कर रहा है। दिव्या ने बताया संतोष को सुबह उठ के कि मेरे इस सपने में कोई आया है, वो शैडो है, क्या है, बड़ा सा है, मेरे को समझ नहीं है कि वो क्या चीज़ है, बट वो मेरे साथ गलत हरकत कर रहा है। संतोष उसकी दिव्या के 2 थप्पड़ मार देता है कि तेरा दिमाग खराब हो रखा है, सपने मेरे को भी आते हैं पर ये सच नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं है, तू भगवान की पूजा करते है, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं संतोष और उसको धक्का देता है और अपनी जॉब पे जाता है। जॉब से दोपहर को आ जाता है मेरठ के लिए निकलने के लिए। जो थी हो संतोष की मम्मी, ये बैठ के भगत के पास चली गई। भगत जो था वो जा नहीं पाया, क्यों नहीं जा पाया ये तो नहीं पता चला। जब ये पहुंच गई ना लक्ष्मी को लेके, अपनी बहन को लेके, तो वो उससे कहती है भगत से कि तुमने उसको हटाया। तो भगत कहता है कि मैंने इसको हटाने की कोशिश करी, पर वो जिन कह रहा है कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, लेके जाऊंगा मैं इस लड़की को अपने साथ, नहीं तो तुम में से जो कुछ कर सकता है कर लो, और किसी ने कुछ अब करा तो मैं तुम में से भी किसी न किसी को साथ लेके चला जाऊंगा। तो वो जो दिव्या की, जो संतोष की मम्मी थी, वो गिड़गिड़ाती हैं और भगत से कहती है कि तुम जो भी करो तुम जल्दी से कर दो, ठीक, क्योंकि वो लड़की आने वाली है हमारे पास ही। तो भगत कहता है मैं तो नहीं कर पाऊंगा, जो भी इसको सही कर पाएगा तो ये खाली मेरे वो कर पाएंगे, मेरे गुरुजी, जो मेरे गुरुजी हैं वो इसको ही हैंडल कर पाएंगे। तो ये उसी दिन, क्योंकि जो संतोष और दिव्या थी ये तो रात को आने वाले थे, तो वो शाम के टाइम में चले गए बड़े गुरुजी के पास। भगत जी, मीना जी और लक्ष्मी, इनकी बहन ज्योति, ये चले गए। इन्होंने बताया बड़े गुरुजी को, वो अपनी गद्दी पे बैठे थे, उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे करा है और वो जिन कंट्रोल में नहीं आ रहा। जो भगत वो थे ना बड़े गुरुजी, वो मीना जी को कहते हैं तेरा दिमाग खराब है, तेरी गलती की वजह से तेरी बेटी चली जाएगी, जो तूने करा है तेरे को पता नहीं है। और ये जो भगत है इसको मैंने सिखाया, ये तुमसे पैसे ऐंठने के चक्कर में कर रहा है, जो भी ये कर रहा है। उन्होंने उसका ही राज खोल दिया कि मैंने तो इसको सही सिखाया, पर ये वो लोगों के साथ कितना गलत कर रहा है ये तुमको नहीं पता। तो वो जो गुरुजी हैं वो कहते हैं जब तक वो लड़की नहीं आएगी ना मेरे पास, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो वो कहती है कि ठीक है, उस लड़की को मैं कल सुबह लेके आ जाऊंगी। तो वो कह रहे ठीक है। जब संतोष और दिव्या घर पे आते हैं ना, वो रात को आते थे 11:30-12 बजे के टाइम पे, तो मीना जी ना कुछ नहीं देखती, इन दो घर में घुसने से पहले इन दोनों को हाथ पकड़ के लक्ष्मी के साथ बड़े गुरुजी के दरबार में चली जाती है, और भगत भी इनके साथ ही था। तो ये सारे चले जाते हैं बड़े गुरुजी के दरबार में। वो रात को बैठे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, क्या कर रहे थे ये तो नहीं पता।
वो जाते हैं उसके घर पे और वो छुटते ही कहते हैं कि तू इस लड़की को लेके आई है ना, ये तेरे ही जो इसके अंदर है ना, ये तुम सबको भी मार देगा। जो इसने भगत ने छोड़ रखा है ना, जिन है। हाँ जो जिन है, ये जिन इस भगत को भी मार देगा, कुछ नहीं पता कि मेरे को भी ले जाए साथ में। और संतोष और दिव्या को आज पता चल रहा है। वो तो अब पता चल रहा है कि इसकी मम्मी ने ही क्या करा है। संतोष हैरान है अभी तक, और वो आज तक हैरान है कि मेरी मम्मी ने क्या करा। तो भगत जो गुरुजी थे, उन्होंने ही रात को अपनी गद्दी पे बैठे, जो भी पूजा पाठ करी थी, दिव्या को सामने बिठाया, और दिव्या को बिठाया, जैसी दिव्या को बिठा दिया ना, उसमें जो उन्होंने अपना सेटअप बना रखा था जो पूजा पाठ का, उसके अंदर से जिन आ जाता है दिव्या के अंदर। जो भगत जो गुरुजी थे, गुरुजी दिव्या से कहते हैं कि तेरे अंदर कौन है, तू बाहर निकल गया। तो जिन आता है एकदम से और बड़ा घुर्राने में लगता है। दिव्या की लाल आंखें हो गई थी और बड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई थी, चिल्लाने लग गई थी, और गुरुजी से कह रही है कि तू जो कर सकता है ना, तू वो कर ले, मैं नहीं जाऊंगी इसके अंदर से। मैं जाऊंगा तो इसको लेके जाऊंगा, तेरे को जो करना है कर ले। क्योंकि जो जिन था, इसने पहले ही सोच लिया था कि अब ये जो भगत है ये कुछ ना कुछ एक्शन करेगा। इसने पहले ही इसके साथ गलत काम कर लिया था, दिव्या के साथ, कि इसका कुछ रिलेशन बन जाए, जैसे भी हो, कि इससे ये अटैच हो जाए और इसको लेके चला जाए अपने साथ में। तो बड़े गुरुजी ने काफी पूजा करी, जो पूजा रात के 1:30 बजे से चली है, सुबह के 3:30 बजे तक। कैसे ना कैसे करके उस दिव्या में से उस जिन को निकाल दिया और अपने पास रख लिया। जैसे भी रखा हो, उन्होंने अपने पास रख लिया। तब से लेके दिव्या अभी तक तो सही है, पर जो संतोष है, इसका अपनी फैमिली पे से यकीन पूरा हट गया यार, ये तो एक बहुत बड़ी चीज और उसने अपने मम्मी पापा से कह दिया, मैं जिंदगी में तुमको नहीं मानूंगा, क्योंकि तुमने मेरी ही वाइफ को ऐसा करा है। मतलब मेरी ही वाइफ को तुमने जान से मारने की सोच ली। ये तो खैर एक क्वेश्चन भी आ गया ना कि मारण क्रिया तो बहुत इजीली समझ में आता है कि मारण पूरी क्रिया हो रही है, और फिर ये कह रहे कि जो मीना जी थी उन्हें पता नहीं था इस बारे में कि मारण क्रिया क्या होती है। उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि ये मारण क्रिया क्या है। उनको जैसी उनकी उसने बता दिया बहन ने कि तू उन पे वशीकरण करा ले, उसने बोल दिया वशीकरण करा लो, ठीक है। उसकी बहन ने बता दिया था कि ये तेरी कंट्रोल में आ जाएगी। जो भगत ने बोला ना कि इस पे मारण क्रिया कर दो, पर भगत ने ये नहीं बताया कि वो तेरी बहू को मार देगा और ले जाएगा, ये बिल्कुल नहीं बताया। या तो ऐसा हो सकता है कि जब वशीकरण कामयाब नहीं हुआ तो बोले मारण क्रिया ही कर दो कि हाँ यही कर खत्म सकते कर हैं, दे। क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि वशीकरण के लिए वो तो मेरठ बैठे हैं और ये बैठी है दिल्ली में, क्या पता कुछ मेल ना बैठा हो, इसलिए उसने बोला। भाई साहब, किस तरीके से चीजें चलने लग रही हैं आज के टाइम पे। भैया बहुत चल रही है आज के टाइम में। और ये इतना तो मेरे को पता चल रहा है कि हर गली में एक ना एक चीज तो कोई कर रहा है, और ये मैंने खुद देखा है। क्या देख लिया? नहीं बताऊंगा। मतलब बहुत है आप भैया ऐसे, एक्सपीरियंस ऐसा देख लिया कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलियों में चल ही रहा है। चल ही रहा है भैया, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। ऐसी नहीं है जो गली मोहल्ले की चौराहों पे पड़े रहते हो, क्यों कर रहे हो? वो भी तो कुछ किसी ना किसी चीज के लिए कर रहे हैं। अपने बच्चे को सही कर रहे हैं, पर किसी और के बच्चे पे करवा रहे हैं। उतारा चल रहा उतारा किसी के ऊपर कर दिया, अपने से उतार लिया, उसके ऊपर चढ़ा दिया। ये नरक में ही तो जाऊंगे और क्या जाऊंगे। यही है बस है। इनका। आई होप आपने भी उसी तरीके से एंजॉय करा हो जैसे मैंने एंजॉय किया है। और इसी के बाद ये बोलूँगा भाई, पीयूष का इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों कनेक्टेड है, जाके वहाँ पे चेकआउट कीजिए। ये भी कुछ रियल इंसिडेंट वहाँ पे बताते हैं, इन्होंने स्टार्ट किया है। और कनेक्ट कर सकते हैं आप पीयूष से अगर उनसे बातचीत करनी हो इंस्टाग्राम के थ्रू। तो इसके बाद यही बोलूँगा कि भाई आप लोग व्यूअर्स, यार सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग आते हो, वीडियोज़ को देखते हो, पूरा रियल इंसिडेंट सुनते हो, उससे कुछ ना कुछ सीख भी लेते हो, लेकिन सब्सक्राइब जो करना होता है वो आप थोड़ा सा कम करते हो, जो हमारा एक मोटिवेशन है। क्योंकि हमारी यूएसपी इस चैनल की हम कि जो गेस्ट होते हैं उनके साथ हम सब्सक्राइबर्स को भी बुला रहे हैं, और सब्सक्राइबर कहीं ना कहीं ऐसे रियल इंसिडेंट बताते हैं, अपनी आप बीती बताते हैं, जो आप ही के लिए कुछ ना कुछ अवेयरनेस का काम करती है। इसके बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, क्योंकि पीयूष के पास ऐसे और भी बहुत सारे इंसिडेंट हैं, लेकिन वक्त की जो एक पाबंदी है उस वजह से इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर अंत कर रहे हैं। इसके बाद यही कहूँगा कि कभी आपको ऐसा लगे कि आपके साथ भी कुछ हुआ है जो आप कैमरे के सामने बताना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया इस चैनल की यूएसपी है कि हम गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर्स को बुला रहे हैं, तो उसकी प्रक्रिया मैं आपको बताया। तुम स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि भाई मैं भी आना चाहता हूँ पॉडकास्ट में। एक बार रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, रिव्यू करेंगे, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, फिर हम बैठेंगे ऐसे कैमरे के सामने और फिर बातचीत करेंगे, कुछ अवेयरनेस कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कभी आपके साथ कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो या फिर आपके साथ कोई भी ऐसी आप बीती हुई हो जो आप चाहते कि मैं अपनी आवाज़
आवाज़ में नरेट करूँ, सेम प्रक्रिया है। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन में नंबर है, पूरा का पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। स्पॉटिफाई पे हम ट्रेंड कर रहे हैं, इसी तरीके से प्यार देते रहिए। फेसबुक पे हम अवेलेबल हो गए हैं, वेरिफिकेशन टिक है, प्रोफाइल आपको दिख जाएगी, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है, दोस्त यार नाइट आउट प्लान करते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते हैं, कुछ गलतियां होती हैं, कुछ ऐसे हॉन्टेड फ्लैट पीजी ले लेते हैं जहां पर पूजा पाठ नहीं करवाते। उन चीज़ों का ध्यान रखिए कि जब भी आप कहीं जा रहे हैं, ऐसी जगह पर जाने से पहले पूजा पाठ करवा ले, उसके इतिहास के बारे में पता कर ले। जैसे कि पीयूष ने बताया कि उनके साथ इतना सब कुछ हो गया एक ही रात में, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। और इन सब चीज़ों से आप सीख ले सकते हैं। इसके बाद घर परिवार में लोगों को बताइए कि किस तरीके से मारन क्रिया, जिन ये छोड़ने और ये चीज़ें अब किस तरीके से आम हो गई हैं। अपनी संगत देख के रखें, किससे मिल रहे हैं, किसका दिया खा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हो सकता है कि परिवार के सबसे बड़े आप ही हों, तो छोटों को समझाने का कर्तव्य आपका बनता है। इसी तरीके से हम वीडियो पॉडकास्ट लाते रहेंगे। टिल देन जितना ज़्यादा हो सके भगवान, कुल देवी देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, अपने जितने भी पूजनीय पितर हैं उनको इसी तरीके से रिस्पेक्ट देते रहिए। थोड़ा सा वक्त निकालिए, क्योंकि भक्ति ही है जो इन सब चीज़ों से आपको बचा सकती है। टिल देन नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।